तो दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो वोकैब की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जैसे ही आपने थंबनेल को भी देखा, ठीक है, वहां पे लिखा था 100% एग्जाम वाली वोकैब। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो हम वोकैब की स्टार्टिंग कर रहे हैं वो आज हमारी क्लास 1 है और मैं धीरे धीरे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस सीरीज को आगे रखूंगा। और हम यहाँ से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं वोकैब का, और इस यूट्यूब बैच पे मैं आपको कंप्लीट वोकैब करा के देने वाला हूँ, और जिसकी आज क्लास 1 है। ठीक है, तो आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझना। मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ वोकैब याद करने का तरीका, किस तरीके से वोकैब को याद किया जाता है, कैसे एग्जाम में वोकैब टैकल की जाती है। ठीक है, अगर आप वोकैब को कैसे किया जाता है ये चीजें नहीं सीखोगे सही से, तो मेरा यकीन माने आप कितनी भी वोकैब कर लो, आपसे ना एंटोनियम होने वाले ना आपसे सिनोनियम होने वाले, आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड आते हैं प्रीवियस ईयर के, जब हम सेट या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं कि इसका सिनोनियम क्या है और इसका एंटोनियम क्या है, तो हमें बहुत ही दिक्कत पड़ती है उनका एंटोनियम या सिनोनियम छांटने में। कुछ वर्ड्स के तो हम छांट लेते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स का हमें ये नहीं पता चलता कि इसका एंटोनियम क्या है और सिनोनियम क्या है। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप वोकैब को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जी हाँ, आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, तो बात आ रही है क्या है वो तरीका। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, पहले आप स्ट्रेटेजी समझ लीजिए। ठीक है, फिर मैं उसके बाद क्लास कराने वाला हूं, है ना, फिर उसके बाद हम क्लास ही करेंगे। वो स्ट्रेटेजी क्या है वोकैब करने के लिए, कोई भी वर्ड है आपको उस वर्ड को पढ़ना है, उस वर्ड का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको उस वर्ड का यूज पता होना चाहिए। ठीक है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और किस कंडीशन में किस जगह हम उस वर्ड को यूज कर सकते हैं, बस आपको यही याद करना है। ठीक है, आप करते क्या हो, आप वोकैब याद करने के लिए बहुत बड़ी गलती करते हो। वो क्या है कि आपने कोई एक वर्ड लिया, ठीक है, आप सही से उसका मीनिंग याद नहीं करते, आप उसकी क्या करते हो, थोड़ी बहुत हिंदी रट लेते हो, और हिंदी रटने के बाद आप डायरेक्ट ध्यान करते हो इसका सिनोनियम क्या है, कौन कौन से इसके सिनोनियम है और कौन कौन से इसके एंटोनियम है। यही तरीका अपनाते हो ना आप, और आपके टीचर भी यही करते हैं ना, कोई एक वर्ड बताया उसके फिर बहुत सारे सिनोनियम बता देंगे, फिर उसके बहुत सारे एंटोनियम बता देंगे। लेकिन मेरा यकीन माने, अगर आप इस तरीके से वोकैब करते हो तो आपकी वोकैब कभी भी जिंदगी में सही नहीं होने वाली। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो यकीन खुद से पूछो, क्या आपकी वोकैब ठीक हो चुकी है, आप कितनी स्ट्रॉन्ग हो वोकैब में, देखना कितने वर्ड्स की नॉलेज है। क्या आप वोकैब में जितने भी मतलब यह एंटोनियम सिनोनियम पूछे जाते हैं सब बता देते हो, नहीं बताए जाते ना। उसका रीजन यही है, आपको ये तरीका नहीं अपनाना। बात आ रही है सर ऐसे फिर हमें कैसे पता चलेगा इसका सिनोनियम है ये इसका एंटोनियम है, हमारे तो सिनोनियम और एंटोनियम याद ही नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिनोनियम और एंटोनियम याद ना हो, आप एक भी सिनोनियम या एंटोनियम नहीं छोड़ सकते, आप सारे याद कर लोगे। बात आ रही है सर, बड़ी अजीब बात है, अभी आप कह रहे हो कि याद नहीं करने और अभी कह रहे हो कि सारे याद कर लोगे, माजरा क्या है। तो देखिए आप बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा पेरिल, मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा पेरिल, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि बच्चों पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा होता है, खतरा। ठीक है, खतरा होता है ना। पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, इसे टाइम लग जाएगी, मोटा मोटा बता रहा हूँ। एक वर्ड मैंने कराया यहाँ पे डेंजर, एक वर्ड मैंने यहाँ पे कराया डेंजर, और मैंने आपको बता दिया कि बच्चों इसका मतलब भी क्या होता है, बोलो, खतरा होता है। क्या होता है, खतरा, है ना। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हैजार्ड, हैजार्ड, अब इसका मतलब क्या है, बोलो, खतरा। इसका मतलब भी क्या है, खतरा, है ना। अब मैं एक वर्ड दे दूं एग्जाम में, वर्ड दे दूं पेरिल, मतलब पेरिल आ जाए और पूछे बताओ इसका सिनोनियम क्या है। अब उसके अंदर मान लो एक वर्ड हैजार्ड भी है लिखा हुआ, हैजार्ड, और उसके अलावा 3 वर्ड और हैं, एक वर्ड सेफ है लिखा हुआ, ठीक है, या एक वर्ड मान लो कुछ और है एमिनेंट करके, ठीक है ना, और एक वर्ड कुछ भी ओनस है ऐसा कुछ करके। अब वो पूछ रहा है बताओ इस वर्ड का सिनोनियम क्या होगा। अगर तुम्हें याद है कि हैजार्ड का मीनिंग क्या होता है, तुम्हें याद है सेफ का मीनिंग क्या होता है, तुम्हें याद है एमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, तुम्हें याद है ओनस का मीनिंग क्या होता है, तो आसान हो जाएगा। अगर तुम्हें पता है पेरिल मींस खतरा होता है और तुम्हें पता है हैजार्ड मींस भी खतरा होता है, तो बताओ तुम खुद ना पहचान लोगे सिनोनियम का मतलब क्या होता है। सिनोनियम का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम हो, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम हो। तो पेरिल मींस खतरा, तो इनमें से वो वर्ड जिसका मीनिंग खतरा ऐसा कुछ होगा वो इसका सिनोनियम बन जाएगा। तो हैजार्ड मींस क्या होता है, खतरा, तो क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बोलो, ये सब होती है। ठीक है, ऐसे होती हैं चीजें। मैं इससे पूछता कि बताओ पेरिल का एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट क्या हो गया, सेफ,
मतलब सेफ सुरक्षित, ठीक है। आप पेरिल मीन्स क्या है, खतरा, हाँ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सुरक्षित। तो ये सेफ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बोलो, एंटोनियम हो जाएगा। बताओ, याद करने की जरूरत है? नहीं, नहीं, ठीक है। मैं नहीं मानता इस तरीके से आप वोकैब कभी जिंदगी में सही कर सकते हो, कभी नहीं होगी। बच्चा वोकैब करने के लिए वर्ड को नहीं समझता, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो वोकैब को याद करने के लिए वोकैब पकड़ लेता है, कोई वर्ड पकड़ लेता है, उसके फिर सिनोनिम देखेगा, उसके एंटोनिम देखेगा, फिर बाद में कंफ्यूज होता फिरेगा। 10 वर्ड के याद कर लिए तो फिर अपने अपने दिमाग में सोचेगा यार ये एंटोनियम था लेकिन इसका था, या इसका ये सिनोनियम तो था लेकिन इसका या इसका, फिर भूल जाएगा ये किसका सिनोनियम था। सिनोनियम था तो किसी का, लेकिन ये भूल गया किसका। भाई अगर तुझे ये पता होगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है तो तू खुद बता देगा इसका एंटोनियम है या सिनोनियम है। अगर मीनिंग एक जैसा है तो सिनोनियम, मीनिंग अपोजिट है तो एंटोनियम, और मीनिंग उससे अलग ही है तो भाई वो अलग दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। कोई और सा वर्ड देख दो उसका सिनोनिम एंटोनियम बन सकता है उन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वर्ड के मीनिंग याद करने हैं। जितने भी वर्ड मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ सिर्फ उस वर्ड की नॉलेज आप अपने माइंड में रखे, ठीक है। उसके बाद आपके सिनोनियम और एंटोनियम अपना आप होते चले जाएंगे। अभी नहीं होंगे, कल भी नहीं होंगे, परसों भी नहीं होंगे। आप सोचो मैं 1 क्लास करके, 2 क्लास करके, 10 क्लास करके सारे एंटोनियम सिनोनियम सोल्व कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां तक भी मैं इस वोकैब की क्लास को लेके जाऊंगा, आप मेरी सारी वोकैब की क्लास देखें और उसके बाद बताएं क्या आपसे एंटोनियम या सिनोनियम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन नहीं, अगर 10 ऑप्शन भी लिखे हुए होंगे ना और उससे पूछेगा बताओ इसमें सिनोनिम क्या है, आप तुक्का मार के नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ बताओगे ये है इसका सिनोनियम। क्यों? क्योंकि आपको उन 10 वर्ड का मीनिंग पता है। जो उसमें से सेम मीनिंग का होगा वो सिनोनियम, जो अपोजिट मीनिंग का होगा वो एंटोनियम, ठीक है। तो ये तरीका होता है वोकैब याद करने का। तो आज से सिनोनियम और एंटोनियम रटना बंद करो। जितने भी वर्ड आपके सामने आ रहे हैं उनका मीनिंग समझो, उन्हें याद रखो। जब आप इतने मीनिंग याद कर लोगे तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती वोकैब बेहतर करने से या वोकैब में नंबर लाने से, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सब आप याद रखें, है ना। अब ज्यादा बातचीत करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आज कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ और साथ में उनके सिनोनियम्स लिखे हैं। आपको वो सिनोनियम याद नहीं करने हैं, लेकिन सिर्फ उनको इसलिए पढ़ लेना है कि ये वर्ड इसका सिनोनियम बन सकता है। ये नॉलेज अपने दिमाग में रखनी है बस। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए तो आगे आपको समझ कैसे करने वाला हूं मैं चीजें, है ना, किस तरीके से यहाँ पे चीजें करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा टेंसाइल। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है बोलो, टेंसाइल। टेंसाइल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एडजेक्टिव। टेंसाइल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। इसका मीनिंग देख लेते हैं, ये होता है रिलेटेड, मतलब जो है रिलेटेड टू टेंशन। या तो कोई चीज ऐसी हो जो टेंशन से जुड़ी हुई हो, या स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स क्या होता है, खींचना, है ना। तो मतलब क्या हो, इसका तनाव या खिंचाव से जुड़ा हुआ। अभी इस वर्ड को आप ना सिर्फ इतना याद रखें, खिंचाव से जुड़ा, इसे छोड़ दीजिए। टेंशन डाल दिया मैंने कि टेंशन से भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अभी स्किप कर दो आप इसे, आगे आएगा तब बताऊंगा। यहाँ पे जिसलिए आया है वो देखो आप। तो जो चीज खिंचाव को सह सके उसे क्या बोलते हैं बोलो, टेंसाइल। मान लो कोई ऐसी चीज है, कुछ भी आपने ली और उसे कितना भी खींच लो आप वो टूटे नहीं, क्या कहलाएगी बोलो, टेंसाइल कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, टेंसाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने इंग्लिश में। एग्जाम्पल क्या है देखो इधर, स्टील हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझ नहीं आया, इंग्लिश कमजोर है ना आपकी, चलिए समझ नहीं आया तो आप इस एग्जाम्पल को हिंदी में पढ़ लीजिए, आपके लिए आसान है। अब इसीलिए मैं आपको हिंदी में चीजें लाया हूँ। मतलब स्टील में अधिक तन्य शक्ति होती है। तन्य मतलब उसे खींचा जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है उस पर, वो जल्दी से टूटेगा नहीं, चटकेगा नहीं, ठीक है। तो अब इधर देखिए इसका सिनोनिम क्या बन सकता है, स्ट्रेचेबल। कोई चीज जिसे स्ट्रेच किया जा सके वो स्ट्रेचेबल है। इलास्टिक यूज करते हो ना आप, इलास्टिक घर में चीजों में यूज की जाती है इलास्टिक, ठीक है। तो वो चीज जिसे खींचा जा सके क्या कहलाएगी बोलो, टेंसाइल। तो बस आपको टेंसाइल का मीनिंग याद करना है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बोलो, तनाव या खिंचाव से जुड़ा हुआ। इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मीनिंग याद रख लेना, लचकदार। लचकदार, कोई भी ऐसी चीज जो लचकदार हो, जिसे खींच सके हम, क्या कहलाएगी बोलो, टेंसाइल। अगर इस तरीके से आप वर्ड का मीनिंग याद रखोगे तो ही आपके वर्ड याद होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ नहीं आ रही है? और देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने वोकैब डिजाइन करी है। कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पे आके इतनी बेहतरीन वोकैब नहीं कराने वाला। वर्ड का इंग्लिश मीनिंग, वर्ड का हिंदी मीनिंग, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन सही तरीके से, फिर उस वर्ड का एग्जाम्पल इंग्लिश में कि हम उस वर्ड को कैसे यूज करेंगे। टेंसाइल मैंने कहा क्या कहा, एडजेक्टिव है। तो स्ट्रेंथ क्या है बोलो, नाउन। नाउन के पहले क्या वर्ड रखे होते हैं, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। और साथ में एग्जाम्पल हिंदी में भी दे दिया गया है इस चीज को समझने के लिए, ताकि उसका मीनिंग क्या था आप समझ पाओ। क्योंकि अभी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना,
डायरेक्ट इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, अगर मैं डायरेक्ट क्लास इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊँ तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको तो समझ में नहीं आएगी कुछ भी चीज़ें। ये सारी एक्सप्लेनेशन अगर मैं इंग्लिश में लिख दूँ, हिंदी बोलो ही ना, इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन दूँ तो भी आपकी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए उसको उस समझ को बढ़ाने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे हिंदी में एग्जाम्पल भी लाया हूँ, मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आज का हमारा फर्स्ट वर्ड। ठीक है, चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा आज का? नेक्स्ट वर्ड है लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? लेक्स। क्या होता है ये? एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका मीनिंग इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। इसका मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट और केयरफुल। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो स्ट्रिक्ट नहीं है, जो स्ट्रिक्ट नहीं है, मजाकों ना, मतलब बातों को मजाकों में ले जाता है, ऐसी थोड़ा ढीलापन है उसके अंदर। ऐसा होता है ना, कई बार तुमने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी बहुत ज्यादा कुछ मजाक बना लो, या बच्चे उनको चलाते रहते हैं, बच्चे मजाक बनाते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं ना, ऐसे टाल देते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रिक्ट नहीं है, या फिर वो केयरफुल नहीं है किसी चीज को लेके। तो कोई इंसान जो ढीला है चीजों है ना, या फिर वो लापरवाह है। लापरवाह मतलब किसी चीज पे ध्यान नहीं देता, क्या कहलाएगा बोलो? लैक्स। तो जो व्यक्ति नियमों को गंभीरता से न ले वह लैक्स कहलाता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता, क्या बोलते हैं उसे? बोलो लैक्स, है ना। तो द टीचर वॉज लैक्स, ठीक है, इन चेकिंग होमवर्क। जो टीचर थे वो होमवर्क चेक करने में क्या थे? बोलो लैक्स से, लापरवाह थे। तो शिक्षक होमवर्क देखने में लापरवाह थे। बच्चों से बोल दिया, बच्चों कल होमवर्क करके लाना, मैं चेक करूंगा। अब बच्चे लाए, चेक कर, ठीक है, कर गए, नहीं लाए, चेक नहीं करा। अब जो बच्चे नहीं लाए थे वो और भी ज्यादा वो होते चले जाएंगे, अरे सर कौन सा चेक करते हैं। तो इस तरीके से शिक्षक क्या थे? बोलो लापरवाह। लापरवाह मतलब लैक्स। तो कितने वर्ड हो गए? 2। ठीक है, दोनों ही वर्ड को आप याद रखें। इसका सिनोनिम क्या हो गया? बोलो केयरलेस और lenient। ठीक है, चलिए सिनोनिम आपको सिर्फ पढ़ने हैं, याद नहीं करने, याद नहीं करने। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है हमें, हमें सिर्फ उस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिम्पिड। लिम्पिड क्या होता है? बोलो एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है क्लियर और ट्रांसपेरेंट। कोई भी एक ऐसी चीज जो एकदम क्लियर हो, ठीक है, एकदम साफ सुथरी हो, है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम उसके आर पार हम देख सकें, वो पारदर्शी हो। ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है लिम्पिड। जैसे आपने कई बार देखा होगा कहीं पे किसी जगह पानी भरा हुआ होगा, ठीक है, और वो पानी एकदम शांत है, तो वो इतना एकदम क्लीन पानी हो जाता है कि उसका जो बॉटम है ना, जो उसका तल है, वो आराम के साथ दिखाई देता है। और उस तल में यहाँ पे क्या क्या चीजें पड़ी हैं, मेंढक है अंदर, कोई सांप है, या कुछ ऐसी मतलब जो है जीव जंतु वगैरह उस पानी के अंदर, वो सब दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसा वाटर क्या कहलाएगा? बोलो लिम्पिड। वो एकदम क्लीन भी है और साथ ही साथ वो क्या है? बोलो क्लीन होने के साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी है, पारदर्शी भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मीनिंग क्या होता है? पारदर्शी या साफ। जो पूरी तरह साफ और पारदर्शी हो उसे क्या बोलते हैं? लिम्पिड। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिखा हुआ है, देखो इधर मतलब एग्जांपल लिखा हुआ है, द लिम्पिड वाटर ऑफ द लेक लुक्ड ब्यूटीफुल। कि झील का पानी साफ और सुंदर लग रहा था, एकदम कैसा था पानी? बोलो साफ। ठीक है, तो इसका क्या हो गया सिनोनिम? क्लियर और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो जो चीज एकदम साफ है वो क्लियर कहलाएगी, जिसके आर पार देख सकते हैं वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी ट्रांसपेरेंट। तो चलिए कितने वर्ड हो गए? 3। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेफल। बेफल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू कंफ्यूज और पजल। टू कंफ्यूज और पजल, तो किसी को कंफ्यूज कर देना या पजल जो है पजल कर देना। पजल क्या होता है? किसी को अचंभित कर देना, अचंभे में डाल देना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया भ्रमित करना, है ना, भ्रमित करना। तो जो समझ से बाहर हो और सोचने पर मजबूर करे वह क्या कहलाता है? बेफल। मान लो ऐसे हुआ, ठीक है, किसी का मान लो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैं पहले एग्जांपल बता देता हूँ आपको। हिज स्ट्रेंज बिहेवियर बेफल्ड एवरीवन। देखो बेफल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुई है, ये इसका क्या बन रहा है? सॉरी, ये इसका क्या बन रहा है? बोलो सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो उसका अजीब व्यवहार सभी को चौंका गया। अच्छा ऐसा हुआ, मान लो जैसे तुम हो घर पे, है ना, और आपके रिलेटिव्स आए। कुछ जो है रिलेटिव्स होते हैं ना ऐसे, जो हमें अच्छे नहीं लगते, है ना, कुछ परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा हमसे चीजें पूछेंगे, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, वो उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, कहाँ पे जा रहा है घूमने, पढ़ाई कर रहा नहीं कर रहा, नंबर 1 है वो, हर कामों में लेके। अब वो हम पे टॉन्ट करते हैं, हमें देखते हैं, हमारे मम्मी पापा से शिकायत करते हैं, अरे आपका बच्चा ये कर रहा है, आपका वो, तो गुस्सा आता है हमें कई बार उन पे, है ना। अब मान लो वो रिलेटिव्स आपके यहाँ आए, अब वो आपसे बोले, मान लो चाय पिलाएं, बैठो नाश्ते पे, और बेटा क्या कर रहे हो? आपने बोल दिया जो आपसे नहीं हुआ। आपने जवाब दे दिया उनको जो आपसे नहीं हुआ, तो कहेंगे ये क्या जवाब है भाई, कि मैं कर रहा हूँ डॉक्टर की तैयारी, बने हो आज आप तक डॉक्टर। तो अब मान लो आपने ऐसा बिहेवियर किया, आप घर वाले सब देख रहे हैं, अरे यार ये क्या किया इसने, आपकी मम्मी आपके फेस को देख रही है, आपके पापा आपकी तरफ देख रहे हैं गुस्से से। ठीक है, तो मान लो अब वो अंकल भी देख रहे हैं, अब वो देख रहे हैं, बड़ा जो है मतलब जो है क्या है, बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा बदतमीज है, बड़ा ही मतलब बेकार बच्चा है।
है ना। तो बेकार नहीं है वो बच्चा, जब आप इस तरीके से बिहेवियर करोगे दूसरे बच्चों के साथ तो बच्चा ऐसे जवाब देगा ही, है ना। तो अब ऐसे ही किसी का जवाब मान लो आ जाए पलट के, है ना, अजीब सा बिहेवियर कर दो आप जो सामने वाला एक्सपेक्ट ही ना करे, वो चीज क्या कहलाती है, बोलो, बेफल। तो उसका अजीब व्यवहार सभी को चौंका गया। मान लो उसने ऐसी बात बोली या ऐसा बिहेव किया कि सामने वाले एकदम चौंक गए, भाई साहब क्या कर गए, क्या था ये, है ना। तो इसका मतलब कंफ्यूज, सामने वाले को कंफ्यूज कर दिया आपने, पजल कर दिया, ठीक है। तो ये इसके दोनों सिनोनियम बनेंगे, है ना। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आज का इम्प्लोर। नेक्स्ट वर्ड है आज का इम्प्लोर, ठीक है। इम्प्लोर भी क्या होती है, इम्प्लोर होती है एक बब। इम्प्लोर क्या होती है, बब, है ना। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है टू बैग अर्नेस्टली, है ना। टू बैग अर्नेस्टली का मतलब क्या हो गया, गिड़ गिड़ाकर मांगना, ठीक है। तो गंभीरता और भावुकता से किसी चीज की विनती करना, वो चीज कहलाता है इम्प्लोर। सुनो देखो, आप किसी से कुछ मांग रहे हो, चाहे आप उससे हेल्प चाह रहे हो या उसकी कोई चीज आपको यूज करनी है या कुछ भी। एक तो होता है प्लीज यार मेरा एक काम कर दो, ठीक है, प्लीज मुझे ये चीज दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। एक रहो प्लीज यार दे दे यार, प्लीज मान जा यार, एक बार दे दे बस, प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार दे दे बस प्लीज। अब आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, है ना, बहुत ज्यादा उसके पीछे ही पड़ जाना है, गिड़गिड़ा गया यार प्लीज एक बार भाई, एक बार मान जा, होता ना, कहते एक बार, बस एक बार बात कर लो, एक बार, ठीक है। जब होता ना ब्रेकअप, ठीक है, वाली चीजें आपने देखी होंगी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, मैसेज पे मैसेज, भाई साहब प्लीज यार, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज प्लीज बस एक बार बात सुन लो, प्लीज एक बार बस एक बार लास्ट बार सुन लो, ठीक है। तो वहां पे बंदा क्या कर रहा है, वहां पे बंदा भाई साहब इम्प्लोर कर रहा है, पूरी तरीके से गिड़गिड़ा के भीख मांग रहा है एक रिप्लाई के आपकी, ठीक है। तो वो चीज कहलाती है इम्प्लोर, ठीक। तो सी इम्प्लोर्ड हर पेरेंट्स टू लेट हर गो, उसने माता पिता से जाने की विनती की, जैसे उसे कहीं जाने होगा, है ना, जाना होगा उसे, तो माता पिता से क्या करा, उसने इम्प्लोर किया कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, बहुत जरूरी क्लास है आज की, पता चला भाई साहब क्लास विलास नहीं है, मीटिंग है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो उसे बोलते हैं बैग और प्लेट, ठीक है। ये दोनों इसके बन जाएंगे सिनोनियम। चलिए अब ये थे हमारे भाई साहब 5 वर्ड्स, 5 वर्ड्स। तो हमने करे हैं 5 वर्ड्स, और अब मैं आपको कराने वाला हूं 5 और WS, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये जो क्लास चलेगी आपकी वो मिक्स में चीजें लेके चलूंगा, आपको वर्ड्स भी कराऊंगा, आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराऊंगा, साथ ही साथ में आपको कराने वाला हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस भी। तो अब 5 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने मिलेंगे आपको, इसके बाद मिलेंगे 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो चलिए भाई साहब देखते हैं हम आज की चीजें। और जो आज का हमारा फर्स्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है इंटरलोपर। इंटरलोपर, ठीक है। देखो कुछ लोफर होते हैं, लोफर, लोफर तो सुना होगा ना, लोफर है पूरे दिन कुछ काम नहीं है, घूमना फिरना है, सारी चीजें ये सब बदतमीजी करना। तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं इंटरलोपर मतलब लोफर, ठीक है। देखो ए पर्सन हु एंटर्स वेयर नॉट वांटेड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, हम नहीं चाह रहा है ये हमारे मामले में आए, हम नहीं चाह रहा है हमारे पास आए, लेकिन वो आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इंटरलोपर। जो किसी के मामले में जाके दखल देता है, किसी के काम में जाके फालतू में मतलब जो है टांग अड़ाता है, उन्हें परेशान करता है, वो कहलाता है इंटरलोपर। इसका मतलब क्या होता है, अनचाहा घुसपैठिया, जो बिना अनुमति या बिना जरूरत के किसी मामले में दखल दे। मान लो हमें उसकी जरूरत नहीं है लेकिन आके दखल देने लगा बीच में, उसे क्या कहते हैं, इंटरलोपर, ठीक है। तो मतलब द गार्ड्स कॉट एन इंटरलोपर इन द रेस्ट्रिक्ट एरिया, मतलब जहां पे मना कर रखा था, रेस्ट्रिक्ट एरिया थी, वहां पे सुरक्षा कर्मियों ने क्या करा, एक घुसपैठिए को पकड़ा, मतलब वो जबरदस्ती घुस गया बिना अनुमति, बिना इजाजत की, ना उसकी वहां पे जरूरत है, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरलोपर, ठीक है। चलिए आज का बहुत ही बेहतरीन वर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये वर्ड भाई साहब ये वो हैं जिनकी वजह से हमें ये चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। अगर ये भाई साहब ना होते तो हमें ये चीजें पढ़नी ही ना पड़ती, बड़े मजे में कटती जिंदगी, ठीक है। चलिए क्या वर्ड है हमारा, लेक्सिकोग्राफर। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होती है। वन हु राइट्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी लिखता है, डिक्शनरी क्या बोलते हैं उसे, लेक्सिकोग्राफर, मतलब शब्दकोश लेखक, जो शब्दकोश बनाता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज आर मेड बाय लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश जो है क्या है, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, विशेषज्ञों द्वारा। जो भी वर्ड हम याद कर रहे हैं ना, ये जो वर्ड डिक्शनरी में लिखे जाते हैं, किनके द्वारा लिखे जाते हैं, लेक्सिकोग्राफर के द्वारा, ठीक है। तो आप इस वर्ड को क्या करोगे, याद रखना है आपको, ये नहीं करोगे तो पिटाई हो जाएगी आपकी, ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी भाई, सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है, देखा है आपने, थप्पड़ यहीं से डिलीवर हो जाएगा बता रहा हूँ मैं। वोकैब याद कर लेना, नहीं तो कहें वोकैब
सही से, ठीक है। होता है कई बार ऐसा, बहुत वीडियो चल रही है इस टाइम पे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे तो पड़े रहते हो तुम पूरे दिन, रील्स ही देखते हो, सही है। तो याद रखना, जब थप्पड़ ऑनलाइन डिलीवर हो सकता है तो यहाँ से मेरा डंडा भी ऑनलाइन डिलीवर हो सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसलिए अपना याद करते रहना इन चीजों को। देखो फर्स्ट वर्ड है हमारा बुक वॉर्म, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुक वॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु रीड्स ए लॉट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, पढ़ाकू व्यक्ति। इसका मतलब क्या होगा, पढ़ाकू जो बहुत ज्यादा, भाई साहब उसे बोल सकते हैं हम किताबी कीड़ा, ठीक है। जिसे हर टाइम देखो पढ़ना पढ़ना, सुबह उठा पढ़ाई, फिर उसके बाद पढ़ाई, फिर पढ़ाई, है ना, दोपहर में पढ़ाई, शाम को पढ़ाई, रात को भी। पता चला बंदे की आंखों में डार्क सर्कल हो गया, हर टाइम पढ़ना पढ़ना। ऐसे मत बन जाना यार आप। देखो पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, मैं आपको सलाह दूंगा, आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, लेकिन सिर्फ पढ़ना ये गंदी बात है भाई साहब। अति तो हर चीज की बुरी होती है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना काम हो। आपकी मम्मी कहती है बेटा खाना खा ले, पतला दुबला हो रहा है, बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, है ना। तो आपको मम्मी हर टाइम कहते रहते हैं सुबह में खाना खा लो, नाश्ता कर लो, दोपहर में खाना खा लो, जाओगे आप पढ़ के तो शाम को सोने पहले से खाना खा लो, ठीक है। और आप नहीं खाओगे तो मम्मी परेशान हो जाएगी, क्यों नहीं खा रहा है खाना तू, क्या बात है तुझे। आप बोलोगे मेरा मन नहीं कर रहा, क्या खाया था तुमने, तेरा पेट कहाँ से भरा हुआ है, तो मम्मी को टेंशन रहती है, मम्मी परेशान रहती है ना। लेकिन अगर आप ये सोचो हर वक्त खाते रहो, खाना अच्छी बात है, हेल्थ अच्छी रहती है। मुझे मत देखो यार मैं कमजोर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ ना। तो खाना मान लो आप खाओगे अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन अगर आप ये सोचो हर टाइम खाते रहो, क्या होगा, मान लो खाते रहो आप, हर 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ, 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ बेकार हो जाएगी। ऐसे ही हर वक्त पढ़ने से हमारा माइंड, मेंटल एबिलिटी सब खराब हो जाएंगी। तो पढ़ना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा पढ़ना गंदी बात है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए आपको। तो ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा पढ़ता होगा उसे बोलते हैं बुक वॉर्म। बुक वॉर्म मतलब किताबी कीड़ा बोलते हैं उसे, पढ़ाकू व्यक्ति बोल देते हैं उसे, है ना। तो जो हमेशा किताबों में डूबा रहता है क्या कहलाता है, बोलो बुक वॉर्म। तो माई ब्रदर इज ए रियल बुक वॉर्म, जो मेरा भाई है बोलो क्या है, एक रियल बुक वॉर्म है। मेरा भाई क्या है, एक रियल बुक वॉर्म, मतलब वो रियल किताबी कीड़ा है, हर वक्त पढ़ता रहता है ना। तो मेरा भाई बहुत पढ़ाकू है। तो इतना पढ़ाकू नहीं बनना भाई, इससे थोड़ा सा नीचे रहना है, पढ़ाई करनी है लेकिन इससे थोड़ा नीचे रह के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एवियरी। एवियरी क्या होता है बोलो, नाउन, है ना। तो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, क्या बोलते हैं उसे, एवियरी। पक्षीशाला भी बोलते हैं उसे। तो पक्षियों का बड़ा पिंजरा एवियरी कहलाएगा। तो जहां कई पक्षी रखे जाते हैं वह एवियरी कहलाता है, एवियरी, है ना। तो द जू हैज ए लार्ज एवियरी, ठीक है। तो चिड़ियाघर में क्या है, बड़ा पक्षी घर है। तो चिड़ियाघर जो है वहां पे क्या करे जाते हैं, चिड़ियाघर में आपने बहुत सारी चीज देखी होंगी ना, कहीं पे मतलब जो है चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मतलब आपने देखा होगा एनिमल्स हैं किधर, मतलब कहीं पे एलिफेंट भी हो सकता है ना, जेब्रा हो सकता है, कहीं पे डियर हिरन वगैरह होते हैं, लाइन वगैरह होता है, टाइगर मिल जाएगा आपको। वहीं पे आपको बहुत सारे पक्षी भी मिल सकते हैं तरह तरह के। तो जो पक्षी रखे जाते हैं वो चीज क्या कहलाती है बोलो, एवियरी। तो याद रखोगे आप, चलिए बहुत अच्छी बात रखोगे तो, है ना, नहीं रखोगे तो पढ़ाई हो जाएगी। बताया नहीं मैंने, डंडा ऑनलाइन चला जाएगा यहीं से, उड़ता उड़ता जाएगा, ठीक है, बच के रहना, फिर आप जानते ही हो क्या होगा। देखो नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्ट क्या होता है, इम्पोस्टर क्या होता है, देखो इम्पोस्टर होता है समवन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, मतलब इसका होता है देखो बहरोपिया है, धोखेबाज, ठीक है, जो खुद को किसी और के रूप में पेश करे। मतलब सुनो, कोई ऐसा बंदा जो आपसे कह रहा है मैं ये हूं लेकिन वो है नहीं। जैसे अच्छा आजकल ना एक साइबर क्राइम बहुत ज्यादा चल रहा है, और आपने देखा होगा कि पीछे अमिताभ बच्चन की रिकॉर्डिंग में चल रही थी कि आप इनसे क्या रहे सावधान। ऐसा मान लो आपके पास फोन आया किसी और की आवाज में, मान लो कि भाई मैं आपका भाई बोल रहा हूँ या आपका दोस्त बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं मार्केट आया था, कुछ पैसे चाहिए। अब मान लो वो आपको अपना भाई, आपका रिश्तेदार कुछ भी बता रहा है, वो उसकी आवाज में बात कर रहा है, आपसे पैसे मंगवा लिए, ठीक है, वो आपका भाई है क्या, नहीं, लेकिन आपका भाई बन के आपसे पैसे मंगा रहा है आपको धोखा देने के लिए, ठीक है। तो वो चीजें क्या कहलाती हैं, वो इंसान कहलाता है इम्पोस्टर। मतलब देखो ही वॉज जस्ट एन इम्पोस्टर पोजिंग एज पुलिस, है ना। तो वह पुलिस बनकर धोखा दे रहा था। मान लो सबको क्या बता रहा था, मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला हूँ। मान लो कहीं पे चला गया, परेशान किया, किसी का चालान काट दिया, रास्ते में खड़ा हो गया, पता चला भाई साहब वर्दी पहन के खड़ा हो गया ऐसी, वो तो ठीक है, तो और तमाम पैसे इकट्ठे कर लिए, वो तो पुलिस वाला था ही नहीं, ठीक है। तो आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो, किसी को धोखा देने के लिए, तो आप कहलाए जाओगे इम्पोस्टर। तो जी हाँ, यहाँ पे हो चुके हैं हमारे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी खत्म, और अब यहाँ से जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, इडियम्स। तो तैयार हो जाइए, बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट इडियम्स आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा फर्स्ट इडियम्स आपकी स्क्रीन पर, और ये बहुत ही बेहतरीन इडियम्स है। लेकिन उससे पहले अजान हो रही है तो मैं 2 मिनट के लिए क्लास रोक रहा हूँ, ठीक है।
चलिए अजान हो रही थी तो 2 मिनट के लिए हमने क्लास रोकी थी। अब हम फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो क्या है, बाय द सेम टोकन। देखिए बहुत ही बेहतरीन इडियम्स है ना, आप इसका मतलब समझिए, बहुत हम रियल लाइफ में से यूज करते हैं। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे को तैसा, ठीक है, जैसे को तैसा, है ना। कैसे लिखा जाएगा, तैसा ऐसे ही देख लेना भाई, एक लगेगी मात्रा या 2, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे को तैसा। देखो मान लो सामने वाले ने आपके थप्पड़ मारा, हाँ आपने उसके मार दिया। आपने जब उसके थप्पड़ मारा तो वो रोता हुआ चला गया किसी के पास शिकायत करने, ठीक है। जैसा होता ना कई बार क्लास में ऐसा, तो आपने किसी को पीट दिया और वो टीचर के पास चला गया, टीचर से बोला जाके कि मुझे उसने मारा है। अब टीचर आए, हमें क्यों मारा, तुमने बोला कि जब इसने मेरे मारा तो मैंने इसके मार दिया। मतलब सामने वाले ने कोई काम करा, उसके बदले में वही काम आपने करा, वो कहलाता है बाय द सेम टोकन। किसी ने आपकी हेल्प करी, आपने उसकी हेल्प कर दी, बाय द सेम टोकन, ठीक है। तो बाय द सेम टोकन मतलब क्या हो गया, उसी कारण से, है ना। जब एक बात के समर्थन में वैसी ही दूसरी बात कही जाए, वो चीज कहलाती है बाय द सेम टोकन। तो he did not help me by the same token, है ना, I won't help him। इसका मतलब क्या हो गया, देखो उसने मेरी मदद नहीं की, मैं भी उसकी मदद नहीं करूंगा, है ना। तो जैसे जो काम उसने नहीं करा वो काम आप नहीं कर रहे हो, जो उसने करा वो आप कर रहे हो, वही कहलाता है सेम द बाय, जो है बाय द सेम टोकन, जो है टोकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, क्लोज टू वंस हर्ट, है ना। हर्ट क्या होता है, सब जानते होंगे हर्ट क्या होता है। टेढ़ा बन गया भाई आम की तरह, छोड़ो, हर्ट वर्ड नहीं बना रहे हो, इतना टाइम नहीं है। देखो हर्ट मीन्स क्या होता है, हर्ट मीन्स होता है दिल, है ना। हर्ट मीन्स होता है दिल। कोई काम, कोई इंसान, कोई चीज आपके करीब है, मतलब आपके दिल के करीब है, वो चीज कहलाती है क्लोज टू वंस हर्ट, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू समवन, है ना। कोई चीज मान लो किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई इंसान किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे बोला जाता है क्लोज टू वंस हर्ट, है ना। तो इसका मतलब क्योंकि बहुत प्रिय है, ठीक है। तो जो किसी को भावनात्मक रूप से खास लगे वो कहलाता है क्या, क्लोज टू वंस हार्ट। तो हेल्पिंग द पुअर इज क्लोज टू हर हार्ट, है ना। गरीबों की मदद करना उसके दिल के करीब है, यानी कि उसे बड़ा ही अच्छा लगता है गरीबों की हेल्प करना, गरीबों की मदद करना, ठीक है। या कोई इंसान मान लो किसी के बहुत ज्यादा दिल के करीब है, तो उसे भी हम बोल सकते हैं क्लोज टू वंस हार्ट, ठीक है। देखिए इडियम्स याद करने बहुत ज्यादा आसान होते हैं। अगर सबसे इजी चीज कोई है याद करने की, सबसे इजी चीज अगर कोई है याद करने की, तो वो क्या है, बोलो एडियम्स, ठीक है, वो है एडियम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टर्न ए डीफ ईयर, है ना। टर्न ए डीफ ईयर मतलब क्या होता है, डीफ मींस बहरा, है ना। इसका मतलब क्या है, बहरा कान किसी की तरफ कर दिया, यानी कि आपने बातों को सुना ही नहीं, आपने अनसुना कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू इग्नोर, अनसुना करना। होता कई बार ऐसा, रोज आपके घर पे ना आपको ताने पड़ते हैं, फोन बहुत चलाती है, फोन बहुत चलाता है, हर वक्त जब देखो हाथ में फोन है, लेकिन तुम भाई साहब उनकी बातों को कर देते हो टर्न ए डीफ ईयर, अनसुना कर देते हो ना। कितने ही कह लें घर वाले आपके, पापा मम्मी, पापा का तो थोड़ा बहुत डर होगा, पापा आ गए तो फोन रख दे साइड में, है पापा के सामने देख बार को कम चला लोगे, लेकिन मम्मी से तो भाई साहब उसके सामने चलाते फिरते रहते हो, कितनी डांट फेर दे ना, कितनी गाली दे दें, मम्मी के सामने नहीं। तो मम्मी की बातों को क्या करते हो तुम, अनसुना। कितना भी मना कर ले वो, लेकिन फोन तो चलाना ही है, वरना नाराजगी नहीं हो जाएगी रिप्लाई नहीं दिया तो, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हो, हर वक्त फोन चलाते रहते हो आप, ठीक है। तो वही चीज, किसी की बात को अनसुना करना, वो चीज कहलाती है टर्न ए डीफ ईयर, ठीक है। तो जानबूझकर किसी की बात को न सुनना, वो चीज टर्न ए डीफ ईयर कहलाती है। ही टर्न ए डीफ ईयर टू द वार्निंग, मान लो उसे चेतावनी दी गई, लेकिन उसने उससे क्या कर दिया, अनसुना, उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हल्के में ले गया चेतावनी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इतनी हल्की चीज है, बच्चे बच्चे को पता होगा। देखो एक बच्चे जा रहे हैं, ओए 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 शिट शिट शिट, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, देखो चड्डी निकाल के अपनी भागा चला जा रहा है। क्या हुआ इधर, बता क्या हुआ, क्या हुआ। अच्छा ये कह रहा है रेनिंग हो रही है कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। तो भाई साहब देखो इस बच्चे को भी पता है, भागा चला जा रहा है बेचारा नहाने के लिए, बारिश हो रही है ना बहुत तेज आज। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेनिंग हैविली, मूसलाधार बारिश होना, बहुत बेहतरीन वाली बारिश होना, वो चीज क्या कहलाती है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहलाती है, ठीक है बाबू भैया। चलिए तो बहुत तेज और ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो चीज कहलाती है क्या, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, ठीक है। तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, नहाना है किसी को, नहाना है आ जाइए, नहाना है नहाना आ जाइए, ठीक है, नहलाते हैं आपको। कैसी बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स। चलिए नेक्स्ट एडियम ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फिट एज फिडल, ठीक है, बहुत बेहतरीन एडियम्स है ये।
वेरी हेल्थी। और जो भाई साहब आज की जनरेशन है वो बिल्कुल भी फिट एज फिडल नहीं है। जितनी कमजोरी हमारे माँ बाप को होती है ना जाके कितनी उम्र में 45-50 साल में, आज उतनी कमजोरी हमें हो रही है। ठीक है, तुमसे भरा सिलेंडर अपने सिर पे रख के ऊपर नहीं जाएगा जीने पे, जीने पे तो छोड़ो, अगर सिलेंडर वाला गाड़ी घर के बाहर लगा के सिलेंडर उतार देना, आपकी हिम्मत इतनी नहीं है आप उसे उठा के ले जाके कहाँ रख दें, किचन में, आपकी मम्मी ले जाएगी, लेकिन भाई साहब आपसे न जाने वाला। ठीक है, तो वो चीज कहलाती है क्या, कमजोरी। आपके अंदर आ गई ना, तो आपके अंदर ये चीज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिट एज फिडल क्या होता है, वेरी हेल्थी, एकदम स्वस्थ। ठीक है, जो पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त हो उसे बोलते हैं फिट एज फिडल। तो माई ग्रैंडपा इज 80 बट स्टिल फिट एज फिडल। मेरे दादाजी 80 के हैं, 80 एज हो गई उनकी, पर अभी भी क्या है, वो एकदम तंदुरुस्त हैं भाई साहब। उड़ा के फेंक देंगे तुम जैसे को तो, और तुम्हारी अभी से टांगों में दर्द हो जाए हैं, 2 काम करा लो तुमसे तो काम खत्म हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की हमारी क्लास, और ये जो क्लास है इसकी PDF आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर। तो आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं हमारे, ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर देना और कमेंट्स कर देना। क्या आज से पहले आपने ऐसे वोकैब पढ़ी थी? क्या इतनी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आज तक किसी टीचर ने आपको दी थी? ये बताइए आप। क्या आपने हिंदी में एग्जाम्पल, हिंदी में एक्सप्लेनेशन, हिंदी में सारी चीजें देखी हैं? सिर्फ देखी होगी, हिंदी में तो कितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने हिंदी में देखी होंगी तो सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें देखी होंगी। जैसे मान लो वर्ड है लिम्पिड, इसका मीनिंग क्या है, बोलो पारदर्शी या साफ। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज, किस तरीके का पारदर्शी, किस तरीके का साफ, वो आपने एक्सप्लेनेशन हिंदी में नहीं देखी होगी। कोई भी टीचर इतनी बेहतरीन तरीके से चीजें नहीं कराता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। तो आपसे यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने उस भाई दोस्त बहन के पास जो एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और जो सीरियस हैं बिल्कुल अपने एग्जाम को लेके और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए और बहुत सारी वोकैब की क्लासेस लाने वाला हूं, तो आप ठीक है हमारे चैनल पे बने रहें और रोज डेली क्लास देखते रहें। ठीक है, और बताएं मुझे कि आपको वोकैब अच्छी लगी, पसंद आई ये चीजें या नहीं। ठीक है, तो अपना पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।